स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं है, बल्कि हमारे और आपके मन में कर्मों और उनके अंजाम को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। विषय है द फैक्ट्री ऑफ शैडोज, एन एनालिसिस ऑफ कार्मिक रिट्रीब्यूशन। चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या होता है जब किसी के साथ इतना गहरा धोखा हो कि मौत भी उस इंसान की आवाज को दबा न सके। मतलब जब बेगुनाही की चीखें पूरी तरह अनसुनी कर दी जाती हैं तो वो एक खौफनाक सन्नाटे में बदल जाती हैं, और फिर वही सन्नाटा लौट कर आता है अपना इंसाफ मांगने के लिए। बिल्कुल यही इस दिल दहला देने वाली कहानी का मेन बेस है। भाग 1, द फैक्ट्री ऑफ शैडोज। चलिए देखते हैं कि इस भयानक कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहां से। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री से। इसके मालिक थे सेठ रमन लाल। अब अगर आप इस फैक्ट्री के रोजमर्रा के माहौल को देखें तो वो एकदम नॉर्मल, काफी बिजी और बहुत ही मुनाफे वाला था। मतलब सैकड़ों मजदूर वहां रोज काम कर रहे हैं, मशीनों की आवाजें आ रही हैं, कपड़ों के बंडल यहां से वहां जा रहे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, किसी भी आम सक्सेसफुल बिजनेस की तरह। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आगे चलकर यहां क्या होने वाला है। भाग 2, ए वेब ऑफ डिसीट, यानी वो छल का जाल जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इस पूरी कहानी के सेंटर में दो बिल्कुल ऑपोजिट किरदार हैं। एक तरफ है वीणा, एकदम ईमानदार, शांत स्वभाव वाली और बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर जो बस अपने काम से काम रखती थी। और दूसरी तरफ है सीमा, जिसका नेचर वीणा से बिल्कुल उल्टा था। सीमा काफी चालाक, जलने वाली और दूसरों को फंसाने वाली महिला थी। असल प्रॉब्लम यह थी कि सीमा को वीणा की कामयाबी और ईमानदारी से सख्त नफरत थी। और सच कहूं तो यही ईर्ष्या उस चिंगारी का काम करती है जो आगे चलकर पूरी की पूरी फैक्ट्री को खाक में मिलाने वाली थी। और फिर एक दिन वो चिंगारी भड़क ही गई। तुमने हमारे डिजाइन चुराए हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो इल्जाम है जिसने वीणा की पूरी दुनिया पलक झपकते ही उजाड़ कर रख दी। सेठ रमन लाल ने वीणा पर उनकी नई डिजाइनों को किसी दूसरी कंपनी को बेचने का बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया। जबकि असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि ये पूरी कहानी सीमा ने गढ़ी थी, लेकिन रमन लाल ने बिना किसी ठोस सबूत के उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। भाग 3, द अनजस्ट ट्रेजेडी, बेगुनाह की वो मौत जिसने सब कुछ पलट दिया। वीणा के उस आखिरी दिन का घटनाक्रम अगर आप देखें तो वो बहुत तेजी से बदला। सुबह के वक्त क्या होता है? सीमा वीणा पे झूठा आरोप लगाती है और उसे फंसा देती है। दोपहर होते होते बात इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस बुलाने की धमकी दी जाने लगती है, जिससे वहां भयंकर डर का माहौल बन जाता है। वीणा, जो कि पूरी तरह से बेकसूर थी, खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती है। और फिर आती है शाम, एक खौफनाक और जानलेवा झटका। उसी भागदौड़ और हाथापाई के बीच वीणा को एक ऐसा धक्का लगता है कि वो सीधे बिजली के नंगे तारों पर गिरती है और एक जोरदार झटके से उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। देखा जाए तो ये एक हत्या थी जिसे बहुत ही चालाकी से हादसे का रूप दे दिया गया। वीणा की बेगुनाही की वो आखिरी पुकार पूरी तरह से अनसुनी कर दी गई और पीछे छूट गई अन्याय की एक बहुत ही भारी गूंज। जब वो बेचारी मदद की भीख मांग रही थी, तब सिर्फ अहंकार और क्रूरता की जीत हुई। मौत के वक्त वीणा के मन में जो बेबसी थी, जो भयंकर गुस्सा था, वो उसी फैक्ट्री की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब अन्याय अपनी हदें पार कर जाता है तो प्रकृति अपना हिसाब खुद बराबर करती है। भाग 4, द स्पिरिट अवेकन्स, मौत के बाद उस खौफनाक साई की वापसी। अब यहां से वीणा की आत्मा ने अपना खौफ धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले फैक्ट्री के फ्लोर पर अचानक से एक बहुत ही अजीब और सड़ांध मारने वाली बदबू फैलने लगी। इसके तुरंत बाद लाइट्स का टिमटिमाना और तापमान का अचानक से गिर जाना। लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी थी। और आखिर में जो हुआ वो था वीणा की प्रतिशोधी आत्मा का भयानक रूप सामने आना। ये कोई छोटी मोटी डराने वाली घटना नहीं थी, एक बहुत ही स्पष्ट और भयानक चेतावनी थी। और कुछ ही समय में वो चेतावनी शब्दों में बदल गई, मैं इस फैक्ट्री को बर्बाद कर दूंगी। जब वीणा की आत्मा ने सीमा और रमनलाल का सामना किया तो उसने यही खौफनाक कसम खाई थी। उसका मकसद अब सिर्फ उन्हें डराना या परेशान करना नहीं था, बल्कि उस पूरे के पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना था, जो उसी के खून और अन्याय की नींव पर खड़ा किया गया था। भाग 5, द फाइनल वेंजेंस,
कर्मों का वो पलटवार जिससे कोई नहीं बच सका। उस धोखे की कीमत वाकई बहुत भयानक चुकानी पड़ी। सबसे पहले तो फैक्ट्री के सारे दरवाजे रहस्यमयी तरीके से लॉक हो जाते हैं। मतलब सारे दोषी अंदर फंस चुके थे, भागने का कोई रास्ता नहीं था। फिर वो सारा षड्यंत्र रचने वाली सीमा पर एक अदृश्य शक्ति सीधा हमला करती है और उसका गला घोट देती है। उसकी चीखें भी बिल्कुल उसी तरह अनसुनी रह गईं जैसे वीणा की रही थीं। और अंत में नंबर आया सेठ रमन लाल का। उनका सारा पैसा, सारी पावर किसी काम नहीं आई। वीणा की आत्मा के भयंकर क्रोध ने रमन लाल को उन्हीं के ऑफिस में एक ऐसी खौफनाक मौत दी जिससे वो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते थे। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी घटना के बाद उस विशाल और मुनाफे वाली फैक्ट्री का हुआ क्या? वो बन गई एक भूत बंगला। जी हां, एक ऐसी शापित और वीरान जगह जहां सिर्फ और सिर्फ भयानक आत्माओं का वास माना जाता है। वो जगह जो कभी मशीनों की आवाज़ों और भारी मुनाफे से गूंजती थी, वो हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गई। इसके बाद किसी भी मजदूर ने वहां दोबारा काम करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। सेठ रमनलाल का वो आलीशान साम्राज्य अब सिर्फ एक खौफनाक और अभिशप्त स्मारक बनकर रह गया है। आज के इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ पीछे छूट जाते हैं। क्या कर्मों का न्याय सचमुच तराजू को बराबर कर देता है, या फिर बदला सिर्फ त्रासदी का एक न खत्म होने वाला चक्र बना देता है? देखिए, वीणा को उसका न्याय तो मिल गया, लेकिन क्या उस खौफनाक रात ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया, या फिर उसने दर्द और खौफ की एक नई मिसाल ही कायम कर दी? ये वाकई एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही नए और दिलचस्प विषय के साथ।